इसका भी टेस्ट का मैसेज रखो। परसों करो, डिले ना किया करो, बल्कि ये आपको सैटरडे को मैसेज डाल देना चाहिए ताकि बच्चे को पता होता संडे को भी। हाँ जी, होगी जानी। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? कोई कंफर्म कर दे जी। अब्दुल्ला फैज। यस सर, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ओके, अच्छा जी, क्लोज कर दें। अच्छा जी, एक तो आपका कैश फ्लो का टेस्ट है इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को, ठीक है, वो नोट कर लें, तैयारी करें, कल छुट्टी है, टिका के उसके ऊपर काम करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी, ज़रा हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि हमारा सिलेबस में कंटेंट्स निकालें जी कि सिलेबस में हम कहाँ पहुँच गए हैं और आगे हमें अब क्या करना चाहिए। अच्छा जी, इधर से हम लोग अगर देखते हैं तो ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर क्या की हो गया भाई, अच्छा जी, ये पेंसिल से किधर से आ गई? अच्छा चलो ठीक है, ये हमने चैप्टर 1 कर लिया, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर था, इंट्रो में भी काफ़ी सारी चीज़ें। फिर हमने ये उसका हमारा था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला चैप्टर, ये हमने कर लिया, ठीक है। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने ये चैप्टर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मेजर चैप्टर था, वो हमारा हो गया, ठीक है। नॉन करंट एसेट सन्ड्री स्टैंडर्ड्स का चैप्टर था, वो हमारा हो गया। उसके बाद इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट ये चैप्टर था, ये हमारा हो गया। ऐसे ही है जी, ओके। अब पीछे बच क्या गया है, ये जो दोनों चैप्टर है ना जी, ये फाइनल अकाउंट ही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी फाइनल अकाउंट ही है, मेरे लिए ये फाइनल अकाउंट ही है, ठीक है। तो अब फिर रह क्या गया, ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्वियसली कॉस्ट काउंटिंग का चैप्टर है, ये ज़ाहिर है कॉस्ट वाले लोग मैनेज करते हैं। उसके बाद आ गया जी रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ठीक है, ये जो चैप्टर है जिसको ये मैं दायरे में लिख रहा हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि पहले हम ये IFRS 15 यानी रेवेन्यू वाला चैप्टर क्लियर कर लें, उसके बाद फिर मैदान खुला होगा, हमारे पास फाइनल अकाउंट होगा, और ये सारे टॉपिक मोर लाइकली ये फाइनल अकाउंट ही हैं ये। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद तरतीब ये होगी इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर हम इधर और बाकी जो कॉस्ट वाली चीज़ें उसके ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। तो शुरू कर रहेंगे आज हम लोग इंशाल्लाह ताला रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। IFRS 15 है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कैश फ्लो की तरह नहीं होगी, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, पेपर में सवाल भी ऐसे ही आता है, 2-2, 3-3, 4-4 नंबरों के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो चलें जी, चैप्टर नंबर 15 IFRS 15, सॉरी चैप्टर नंबर 10 IFRS 15, इसको भी ऐसा करो, मरवाओगे किसी दिन। चैप्टर 10 नहीं हाँ जी, अच्छा जी, ज़रा इसका अगर हम एनालिसिस करें ये जो कंटेंट्स का, तो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर
5-step model, other aspect of IRS 15, examinable example और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने कैश फ्लो वाला चैप्टर किया, इसके हमने ऑब्जेक्टिव कर लिए, पहले कर लिए थे ना, 15 एक दिन दिए थे, 15 एक दिन थे, ऐसे ही। क्यों जी, कैश फ्लो के ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने कर लिए हैं? कोई बताए मुझे। हाँ, कर लिए हैं मेरा ख्याल, पहले 15 तो मुझे भी याद है जी। जी उमर, सर कर लिए हुए, कर लिए हुए, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है ना, ये जो 5-स्टेप मॉडल है एक, जहां पर हम डिस्कस करेंगे, वो है ये 5-स्टेप मॉडल किस चीज का है। ये वो 5 स्टेप हैं जो पूरे हों तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। देखें, रेवेन्यू की रिकॉग्निशन का जो टाइम है और वो जो वैल्यू है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस वक्त वो वैल्यू का तो आमतौर पर हमें पता होता है और चल जाता है, लेकिन किस वक्त रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है यहाँ पर, और कितना करना है, दोनों बातें हुई हैं। तो ये जो 5-स्टेप मॉडल है, इसके अंदर वो स्टेप और उनकी इंप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो अप्लाई करने के बाद हम रेवेन्यू की अमाउंट और टाइम टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अब कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर की जो ये जो IFRS 15 है, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है कि 10 साल पुरानी है, मेरा ख्याल हार्डली 3 इयर्स हुए हैं इसे एस्टेब्लिश हुए और इम्प्लीमेंट हुए, तो इसलिए इसके ऊपर स्टिल वर्किंग जो है वो हो रही है। और फिर एग्जामिनेबल, इसका जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये बहुत अच्छा इसके अंदर पोर्शन एक दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। चलो जी, काफी सारा इसमें रीड आउट करना पड़ेगा IFRS 15 को। तो उसकी समरी उसने बताई हुई है कि जी ISB, उसने बताया कि जी मेजर जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द ISB एंड US फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बड़ी ये एंड रिप्लेस्ड IS 18, IS 11, ये अमेरिकन है, ये अमेरिकन है, ये अमेरिकन है, SAC 31 ये अमेरिकन है, हमारे ये 2-3 स्टैंडर्ड हैं। ये सारे स्टैंडर्ड जो हैं, इनको मर्ज कर दिया गया। अब आप देखें कि इसके अंदर अमेरिकन और जो हमारे ISB के स्टैंडर्ड्स हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो डॉक्यूमेंट मिलके जो है वो एक डॉक्यूमेंट बना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी देखें और इसका वॉल्यूम भी ऑब्वियसली उसी हिसाब से हो। हमें कुछ टाइम लगेगा इसके अंदर, ठीक है। IFRS 15 will have an impact on all entities that enter into contracts with the customer with few exceptions। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ये उन तमाम लोगों पे अप्लाई होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए जो अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होते हैं। Entities will need to reassess their revenue recognition policy एंड में ये हमें बोंगी मारी हुई है, आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जब इम्प्लीमेंट हुई थी तो उस वक्त की बात थी कि जी जो पहले IS 18 के तहत रेवेन्यू, पहले हमारा जो था ना IS 18, वो रेवेन्यू का स्टैंडर्ड था, ये वाला जो था, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते थे। तो जब IFRS 15 अप्लाई हुई तो उस वक्त फिर लोगों को रीअसेस करनी पड़ी अपनी जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज थी, क्योंकि वो IS 18 के मुताबिक थी, तो उन्हें IFRS 15 के मुताबिक हमें लाना पड़ा, ठीक है। तो ये उस वक्त की बात है कि एंटिटीज विल नीड टू रीअसेस देयर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज एंड मे नीड टू रिवाइज देम। The timing and amount of revenue recognized may not change for simple contract for the single deliverable, but will change for more complex arrangement involving more than one deliverable। Deliverable कहते हैं कि जब मुझसे कोई बंदा चीज खरीदता है, तो जैसे आपने मुझे फीस दी है, मेरे और आपके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, एक सिंगल डिलीवरेबल है कि मैंने आपको, ये आगे किधर से जाएगा, ओके ठीक है, कि मैंने आपको जो है वो क्या कहते हैं उसको, मैंने आपको लेक्चर डिलीवर करना है, मैंने कोई और
कमिटमेंट आपके साथ मेरी नहीं हुई कि जी मैं आपको जो है वो एक एक सूट भी दूंगा तो फलां चीज भी दूंगा, ऐसा नहीं है। तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनके अंदर सिंगल डिलीवरेबल है, वो कहता है आम तौर पर IFRS 15 उन्हें बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट उस IFRS 15 ने नहीं किया था, और जो उनके पहले रेवेन्यू रिकग्निशन थी लोगों की उसी तरह से होती रही। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन थी जिनके अंदर एक से ज्यादा डिलीवरेबल थे, लाइक जब आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो वो कहता है जी मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बना के दूंगा, मैं आपको इसकी मेंटेनेंस भी दूंगा, और मैं आपके स्टाफ की ट्रेनिंग भी करूंगा। तो इसके अंदर 3 डिलीवरेबल्स हैं। अब ऐसी सिचुएशंस के ऊपर कि मैंने बेचने वाले ने जब सॉफ्टवेयर बेचा तो रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करना है, जो सर्विस उसने देनी है मेंटेनेंस उसका रेवेन्यू उसने कितना रिकग्नाइज करना है, मंथली करना है, कैसे करना है, साल में करना है, और जो वो ट्रेनिंग कर रहा है स्टाफ की उसका रेवेन्यू उसने कैसे रखे। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which are being answered by this IFRS 15. Okay, the standard is effective for annual accounting period beginning, ये देखिए मैंने आपको बताया कि वो वाले पीरियड जो कि शुरू हुए हैं 1 जनवरी, यानी इसकी पहली एप्लीकेबिलिटी जो थी जो है वो 1 जनवरी 2017 से जिनका ईयर एंड शुरू हो रहा था, यानी 17, 18, 19, और ये चौथा साल जो है वो जा रहा है, तो वहां पर अप्लाई हो रहा था। ठीक है, यानी 30 जून 17 वाले पाकिस्तान के हिसाब से जो अकाउंट थे उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं हुआ। तो मतलब वो जो मेरी कैलकुलेशन है 3 इयर्स वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि हमारा जून क्लोजिंग है पाकिस्तान में मोस्टली लीगली तौर पर। तो पहली हमारी क्लोजिंग जिसके ऊपर ये अप्लाई हुआ वो थी जून 18, दूसरी जून 19, और तीसरी अब क्लोज हुई है जून 20। तो 3 इयर्स की इसके पीछे हिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन की। ये भी खैर कोई ऐसी बात नहीं है, पता आपको होना चाहिए था। ओके, चूंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है इसलिए उसने इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस की। आई समरी क्या है जी, स्टैब्लिश अ न्यू कंट्रोल बेस्ड रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल, वो 5 स्टेप मॉडल जो है नया एक मॉडल उन्होंने डिजाइन किया। चेंज द बेस फॉर डिसाइडिंग वेदर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट इन टाइम और ओवर द टाइम। ठीक है, देखें पॉइंट इन टाइम का मतलब ये है कि जी मैंने कोई बंदा मेरे पास टेलीविजन लेने आता है, अगर मैं LED टीवीज बेच रहा हूँ तो वो मुझे पैसे देता है और मैं उसे पेमेंट टीवी दे देता हूँ। तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डिलीवरी होगी और इसका रेवेन्यू भी उस वक्त रिकग्नाइज हो जाएगा। लेकिन कुछ रेवेन्यू ऐसे होते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो सकते, उन्हें ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना पड़ता है। लाइक जैसे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देने वाला आपको मेंटेनेंस सर्विस देता है, तो वो मेंटेनेंस सर्विस एकदम से नहीं दे देनी उसने, उसने हर महीने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने आपको सर्विसेज देते रहना है। तो लिहाजा ऐसे जो रेवेन्यू है उन्हें हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है लाइक 1 ईयर के ऊपर हम उसे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह का जो रेवेन्यू है उसे ओवर टाइम कहते हैं। तो कहता है ये जो IFRS है ये रेवेन्यू की रिकग्निशन पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम, इन दोनों के ऊपर जो है इन दोनों का वो जो है वो तयन करेगी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर इशू डिस्कस किया गया है कि कौन से रेवेन्यू है जो फौरन एक ही दफा इन वन गो रिकॉर्ड कर देने हैं, और कौन से ऐसे रेवेन्यू है जो इन वन गो नहीं है बल्कि उनकी इंस्टॉलमेंट करके उन्हें ऐसे आप समझें। उसके बाद प्रोवाइड न्यू मोर डिटेल्ड गाइडेंस फॉर स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो आगे जब हम जाएंगे तो उनके ऊपर पहले कंफ्यूजन्स थे कुछ। ठीक है, अब उनको क्लियर कर दिया गया है, वो स्पेसिफिक टॉपिक आगे जाके डिस्कशन में आएंगे कि डिस्काउंट्स को कैसे डील करना है, ये जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे डील करना है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रमोशंस होती हैं, गिफ्ट पैक्स होते हैं, उनको किस तरह से रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर हमने एडजस्ट करना है, इम्प्रूव डिस्क्लोजर अबाउट रेवेन्यू, और आखिरी काम क्या किया इस ये अगेन ये IFRS की एग्जेक्टिव समरी से ये चीज़ें उठाई हुई हैं कि आई इसका भी आपके साथ हाँ वो पूछ सकता है कि गिव अ समरी ऑफ IFRS 15, तो फिर आपको 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आगे चलें, कोर प्रिंसिपल ऑफ द 5 स्टेप मॉडल, सबसे बेसिक चीज जो है मैंने आपको बताई वो क्या है, 5 स्टेप मॉडल ही हमने इसके अंदर स्टडी करना है। ठीक है,
जो कोर प्रिंसिपल इसमें 5 स्टेप मॉडल में इन्वॉल्व होते हैं वो पहले डिस्कस किए गए हैं। क्या IFRS 15 is based on a core principle that requires an entity to recognize revenue in a manner that depicts the transfer of goods or services to the customer. Revenue एक जो है वो कोर प्रिंसिपल के ऊपर जो है बेस करके रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और वो कोर प्रिंसिपल जो है उसकी दो मेन रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जी रेवेन्यू ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाए कि उसकी रिकॉग्निशन के अंदर जो पैटर्न ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट है वो नजर आ रहा, ठीक है। ये लिखा ना, इन अ मैनर दैट डिपिक्ट्स, जिससे जाहिर होता है, ऐसा तरीकाकार जिससे जाहिर हो द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर, के जैसे मैं आपको बताता हूं ना, डेप्रिसिएशन ऐसे चार्ज करनी है जो कि कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता हो, वो बेस्ट डेप्रिसिएशन मेथड है, ठीक है। इसी तरह जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो मेथड है वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, यदि जिस तरह ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विस होती रहे वैसे वैसे जो है वो चाहे पॉइंट इन टाइम पे हो या ओवर पीरियड हो, वो हम उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते रहें। और दूसरी बात, एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन द एंटी एक्सपेक्ट्स टू बी इंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज। दैट एंटी, ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन दैट द एंटी एक्सपेक्ट्स, जो एंटी एक्सपेक्ट करती है कि उसकी इंटाइटलमेंट होगी, यहां अमाउंट की बात हो रही है। दो चीजों, ये जो कोर प्रिंसिपल है ये दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल है, मैनर, द वे, किस तरीके से हमने, और अमाउंट, ठीक है, यानी इसकी क्वांटिटी के कितने के ऊपर मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, किस तरह से करना है, कितना करना है। कोर प्रिंसिपल इन दो चीजों का तयन करता है, और इन दो चीजों का तयन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो 5 स्टेप मॉडल है ये आपने फॉलो करना है, ठीक है। कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कोर प्रिंसिपल है उसकी दो मेन बेसिस हैं कि रेवेन्यू किस तरह से रिकॉर्ड करना है, एंड नंबर 2 रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब किस तरह और कितने का डिसीजन करने के लिए उन्होंने कहा जी आपको हम 5 स्टेप मॉडल दे रहे हैं, ये आपके इन दोनों मसाइल का हल कर देगा, ये दोनों कोर प्रिंसिपल जो है उनको डील करेगा, ठीक है। तो अप्लाइंग दिस कोर प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 5 स्टेप मॉडल। कोर प्रिंसिपल ये है जिसके अंदर इन दोनों बातों का तयन करना है, और इनका तयन करने के लिए 5 स्टेप मॉडल फॉलो करना है। कोर प्रिंसिपल के ऊपर पूरा उतरने के लिए 5 स्टेप मॉडल फॉलो करना है। और 5 स्टेप मॉडल क्या है, ये उसने 5 स्टेप दिए हुए हैं कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो पहले ये वाला काम करें, फिर ये करें, फिर ये करें। ये पांचों स्टेप करने के बाद आपकी जो फिगर और टाइम का तयन हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोर प्रिंसिपल है ये तय हो जाएगा कि किस तरह से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है और कितना करना है। बड़ा फोकस होके पढ़ना पड़ेगा इसको, IFRS को, वरना उलझ जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से और कितना करेंगे, ये 5 स्टेप जब आप अप्लाई करेंगे तो ये 5 स्टेप इस कोर प्रिंसिपल का तयन कर देंगे कि कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है और किस तरह से करना है। वो 5 स्टेप क्या हैं, कहता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले जो कस्टमर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आइडेंटिफाई करें कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। अब आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक समंदर है डिस्कशन का, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यही नहीं होता कि जी हमने कुछ लिख लिया, दो लोगों ने उसे साइन कर लिया, अंगूठे लगा दिए, स्टैम्प पेपर कर लिया, यही कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। टेलीविजन के ऊपर एड चलती है कि जनाब ये पेप्सी का जो बंदा क्राउन खोलेगा उसमें मोटरसाइकिल बनी होगी, तो वो मोटरसाइकिल जाके वो पेप्सी का क्राउन जाके फैक्ट्री में देगा तो आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी। ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मैंने कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, पेप्सी ने मेरे साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं, क्या है, पब्लिक परसेप्शन क्रिएट कर दी गई है। आगे जाके बताएंगे ये सारी बातें। तो एक लीगल पब्लिक परसेप्शन क्रिएट कर दी जाए तो दैट इज आल्सो अ डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, तो उसके ऊपर बहरहाल बड़ी डिटेल से बात होगी। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि जी कस्टमर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करें। और नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? आप कॉलेज में फीस देते हैं, आपके और हमारे दरमियान एक फॉर्म साइन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि जी इसके तहत जो है हम हमारा ये रोल होगा, आपका ये रोल होगा। अब इस रोल के अंदर मेरी परफॉर्मेंस की ऑब्लिगेशन क्या है कि मैंने आपको टीचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। तो वो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, उसको जो है वो आपने जो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहले आपने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। जैसे मैंने आपको पेप्सी वाली एग्जांपल दी, उसके अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पेप्सी की ये है कि जब कोई क्राउन लेके जाएगा उनके पास, उनकी फ्रेंचाइज फैक्ट्री जहाँ जो भी वो ड्रेस देंगे, वहां पर एड में जो भी ड्रेस देंगे जाएगा, तो उनकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर द बाइक टू दैट पर्सन। मेरी उस वक्त परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर द लेक्चर टू यू पीपल। ठीक है, अल्टीमेटली। तो तीसरा स्टेप क्या है? कहता है जी डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस इसलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर जो है वो मामले के अंदर कोई चीज ही बिक रही हो, इसलिए हम उसे ट्रांजैक्शन प्राइस, उसमें कोई चीज भी हो सकती है, कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो एक पैकेज भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इसको हमने ये नहीं कहा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द सर्विस, ट्रांजैक्शन प्राइस कह दिया कि मेरे और आपके दरमियान जो ट्रांजैक्शन होने जा रही है उसकी प्राइस डिटरमिन करनी है। ठीक है जी, कितनी प्राइस है, और पहले तो टोटल डिटरमिन करना और फिर क्या करना है? एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। अगर उसमें एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व है, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर की एग्जांपल दी, उसने आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है, उसने आपको 1 साल की फ्री मेंटेनेंस सर्विस देनी है, उसने आपको क्या करके देना है? उसने आपको आपके स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है। तो ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब क्या ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डील की जाएंगी या सेपरेट डील की जाएंगी? इनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होगी, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, और फिर हर इंडिविजुअल जो टास्क है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी मेरा उसके साथ तय हुआ कि जी मैं उससे 5 लाख लूंगा। अब उस 5 लाख में सॉफ्टवेयर को जो मैं सॉफ्टवेयर जो मैंने बेचा है उसकी कितनी का रेवेन्यू है, जो मैंने ट्रेनिंग की है स्टाफ की उसका कितने का रेवेन्यू है, और जो मैंने मेंटेनेंस सर्विस देनी है 1 साल की उसका कितना रेवेन्यू है। तो वो कहता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन करनी है। determine the allocation price determine the transaction price and allocate the transaction price। और उसके बाद recognize revenue when or as an entity satisfies performance obligation। कि when का मतलब है point in time, as का मतलब है over the period। ठीक है, कि जब कोई एंटिटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दे जो मेरी जिम्मेदारी थी, जब मैं वो सेटिस्फाई कर दूं वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो मैं उस टाइम पर, या अगर वो वन गो में वो प्रोडक्ट डिलीवर होनी है तो उस टाइम पर, और अगर वो वन गो में नहीं होनी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिलीवरी होनी है, तो मैं एज आई सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड एज आई विल रिकॉर्ड द रेवेन्यू। तो ये जो 5 स्टेप मॉडल है, ये एक बेसिक इसके अंदर, इस पूरे स्टैंडर्ड के अंदर जो लर्निंग है वो 5 स्टेप मॉडल की है। ठीक है, अब आगे क्या होना है? अब आगे हमने 5 स्टेप मॉडल के हर स्टेप को एलेबोरेट करना है। ठीक है, ये एलेबोरेट कर लेंगे छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ, और फिर आखिर में एग्जामिनेबल जो मटेरियल है वो अवेलेबल है, वो क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे। सबसे पहले आ जाए जी कुछ डेफिनेशन है। रेवेन्यू is income arising in the course of an entity's ordinary activities। revenue, ये हम पहले भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी समझने की तवज्जो की बात है। यही वजह है कि जब हम अपना एक नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो हम उसे रेवेन्यू नहीं कहते। आपसे जो फीस आती है वो तो हमारा रेवेन्यू है, लेकिन अगर हम ये एसी उतार के बेच देते हैं वो हमारा रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि इस एसी बेचना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो रेवेन्यू सिर्फ उसी इनफ्लो को कहेंगे, या रिसोर्सेज
का जो बेनिफिट आपने लेना है सिर्फ उसी को कहेंगे जो कि आपकी इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑर्डनरी एक्टिविटी जो मेरा बिजनेस है उसके अंदर, लेकिन उससे हट के अगर कोई चीज मुझे आती है तो हम उसको रेवेन्यू नहीं, यानी डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट के ऊपर IFRS 15 अप्लाई नहीं होगी। उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, उसके ऊपर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर डिस्पोजल का जो गाइडलाइन है वो अप्लाई होगा। ओके, अ कस्टमर इज ए पार्टी, कस्टमर को डिफाइन किया अब उसने। कस्टमर कहता है इज ए पार्टी दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद एन एंटिटी टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज दैट आर द आउटपुट ऑफ द एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। कस्टमर एक ऐसी पार्टी को कहेंगे, एक ऐसे बंदे को कहेंगे, एक ऐसे अदारे को कहेंगे, एक ऐसी कंपनी को कहेंगे जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, किस लिए कि जो मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चीज बनाता हूं, सर्विस बेचता हूं, वो उसको प्रोवाइड की जाए। विद एन एंटी टू ऑब्टेन, वो हासिल करेगा, ठीक है, वो उसे कस्टमर कहेंगे। मतलब चीज उसे जाएगी जो मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बना रहा हूं, तो उसे हम कस्टमर कहते हैं उस पार्टी को। आगे चलिए, अब 5 स्टेप मॉडल के अंदर स्टेप 1 से अब वो डिस्कशन स्टार्ट कर रहा है, और स्टेप 1 के अंदर वो कहता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करें। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपने उसमें बिजनेस लॉ में पढ़ी होगी, कंपनी लॉ में पढ़ी होगी कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट क्रिएट इनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। दैट क्रिएट्स लिखा हुआ है, इनफोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन। इसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। क्या लिखा हुआ है हमारी इस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्ट। एग्रीमेंट मतलब मैं और कयूम साहब एक चीज पे एग्री हो जाएंगे तो इसका मतलब है हमारा एग्रीमेंट है। ठीक है, और हमारे उस एग्री होने के ऊपर क्रिएट्स इनफोर्सेबल राइट, ठीक है, क्रिएट्स इनफोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन। और उस एग्रीमेंट की बदौलत एक पार्टी के ऊपर जो है इनफोर्सेबल, लीगली इनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही हो। मैंने आपको पेप्सी की एग्जांपल दी है, कहीं मेरा कोई एग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो पब्लिक परसेप्शन दी है उसकी वजह से एक लीगली इनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन उनकी बन गई और मेरा एक लीगली इनफोर्सेबल राइट बन गया कि वो मुझे वो मोटर बाइक देंगे, ये उनकी ऑब्लिगेशन है और मैं लूंगा, ये मेरा राइट है। The general IFRS 15 model applies only when or if the parties have approved the contract. पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो और वो उन्होंने अप्रूव किया हुआ हो। The entity can identify each party's right. ठीक है, दोनों पार्टीज, इसमें जब भी एंटिटी का वर्ड यूज होगा तो वो बेचने वाला होगा। इस स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर ये कंफ्यूजन आएगी, जो मसला आपका मैं शुरू में ही हल कर रहा हूं। जब भी हम एंटिटी कहेंगे इस पूरी IFRS के अंदर तो उसका मतलब सेल करने वाला होगा, सेलर होगा जिसने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट। मतलब सेलर जो है वो दोनों पार्टीज के राइट्स को आइडेंटिफाई कर सकता हो। एंटिटीज नहीं लिखा हुआ कि दोनों अपने अपने, नहीं, एंटिटी सेलर जो है वो राइट जो है ईच पार्टीज राइट के मेरा क्या राइट है और उसका क्या राइट है। मेरा राइट इतने पैसे लेना है, उसका राइट वो मेरे लिए ऑब्लिगेशन होगी लेकिन वो उसका राइट होगा। ठीक है, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट, अगेन ये सेलर की बात हो रही है। पेमेंट टर्म्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर, कि गुड्स और सर्विसेज जो ट्रांसफर होनी है उसकी पेमेंट टर्म्स क्या है, एंटिटी जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है, अगर पेमेंट टर्म्स ही आइडेंटिफाई नहीं है तो मैं कि जी कब देनी है, कितनी पेमेंट देनी है, कब का ही डिसाइड नहीं हो सकेगा, कितनी पेमेंट देनी है यही डिसाइड नहीं हो सकेगा। और यही दो मेन रिक्वायरमेंट है कोर प्रिंसिपल की। ठीक है, कि जी हाउ एंड व्हाट, कि किस तरह से और कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना है, किस तरह से होना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं उसने लिखा ना इन द मैनर एंड एट व्हाट अमाउंट, जो दो बेसिक कोर प्रिंसिपल की जो दो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ गया द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। मेरे और मेरे अब्बा जी के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, लेकिन उसके अंदर कोई, वो मुझे अगर फर्ज करें कोई जेब खर्च देते हैं तो ये उनकी कमर्शियल ऑब्लिगेशन नहीं है, ना मेरा कोई कमर्शियल राइट है। ठीक है, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमर्शियल ऑब्लिगेशन का होना जो है वो जरूरी है। कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो कमर्शियल ऑब्लिगेशन और राइट क्रिएट होंगे। ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस किस हवाले से? द रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट ऑफ द एंट्रीज फ्यूचर कैश फ्लोज इज एक्सपेक्टेड टू चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यदि मेरे पास कोई आता है कि सर आप वो, मैं एक दावत करनी है जी, आप तशरीफ लाएं, तो ये भी एक किस्म का एग्रीमेंट है, लेकिन ये इसके अंदर कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस ने, उसने क्या कहा, कहता है जी किसी का रिस्क इन्वॉल्व होगा, टाइमिंग इन्वॉल्व होगी, और अमाउंट द एंट्रीज फ्यूचर कैश फ्लोज इज एक्सपेक्टेड टू चेंज। एंटिटी के, बेचने वाले के फ्यूचर कैश फ्लोज जो हैं उससे इफेक्ट होंगे। ठीक है, अगर मेरे फ्यूचर कैश फ्लो इफेक्ट नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो कमर्शियल सब्सटेंस का होना जो है वो जरूरी है। आगे उसने ब्रैकेट में बताया कि कमर्शियल सब्सटेंस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द अब फिर देखें, साबित हो गया। एंटिटी का वर्ड यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है कि सेल, कलेक्शन कौन करेगा? बेचने वाला करेगा। ये जो वर्ड है ना एंटिटी, ये यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है आगे जाके। तो कहता है इट इज प्रोबेबल कि ये बात, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब एस्टेब्लिश हो गई हो कि एंटिटी जो है वो कंसिडरेशन कलेक्ट करेगी। देखें, आप सेल करते हैं, सेल बाद में वो पैसे नहीं मिलते, लेकिन आप सेल रिकॉर्ड करते हैं ना, और बाद में बैड डेट को एक्सपेंस करते हैं। इसकी कभी वजह सोची है? हम उस सेल को रिवर्स क्यों नहीं कर देते? मैंने एक बंदे को 5 लाख की उधार सेल की, ठीक है, तो मैं उसकी एंट्री करता हूं रिसीवेबल टू सेल। मुझे पता चल गया उस बंदे ने पैसे नहीं देने, बैड डेट्स हो गए, तो मैं सेल टू रिसीवेबल एंट्री क्यों नहीं कर सकता? रिसीवेबल ही खत्म करने, मैं एंट्री बैड डेट्स टू रिसीवेबल क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि जिस वक्त मैंने वो चीज सेल की थी, उसकी जो कलेक्टेबिलिटी थी वो प्रोबेबल थी। तो रेवेन्यू की रिकॉग्निशन उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हुई है। उस वक्त ये बात सर्टन नहीं थी कि ये पैसे मुझे नहीं मिलने। somehow something happen afterward, जिसकी वजह से मैंने बाद में उन रिसीवेबल को राइट ऑफ किया। लिहाजा जिस वक्त कहता है इट इज प्रोबेबल द एंट्री विल कलेक्ट द कंसिडरेशन, ठीक है, तो क्या होगा कि जी IFRS 15 के अंदर वो कहता है जी, जब हमें ये बात पता चल जाए कि हमने रेवेन्यू की रिकॉग्निशन प्रोबेबल है कि रिसोर्सेज का इनफ्लो हमें होगा, ये जो लिखा हुआ है ना कलेक्ट द कंसिडरेशन, और ऊपर लिखा हुआ है कि जी मेरे रिसोर्सेज के अंदर एक चेंज आएगी, वो ज़ाहिर है मेरे पास पैसे आएंगे, मेरे रिसोर्सेज चेंज होंगे, मैं प्रोडक्ट बना के दूंगा, मेरे रिसोर्सेज चेंज हो जाएंगे। इसका ताल्लुक तो उस चीज़ के साथ है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के अंदर चेंजेस का। तो इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है कि ये बात सर्टन हो कि हम वो अमाउंट जो है वो कलेक्ट करेंगे। फ्यूचर में वो नहीं होती, वो एक अलग इशू है, लेकिन एट द टाइम जिस वक्त वो बात हम कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन, उस वक्त अगर प्रोबेबल हो तो फिर ही हम इसको जो है वो आगे लेके चल सकते हैं। तो बेसिकली द जनरल IFRS 15 मॉडल अप्लाइज ओनली व्हेन, कहता है जी ये मॉडल तब अप्लाई होगा जब ये सारी कंडीशन पूरी हो रही होंगी। इफ अ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट दिस क्राइटेरिया, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन ईदर, कहता है जी अगर ये वाले 1 2 3 4 5 जो है वो क्राइटेरियाज मीट ना हो रहे हों, फिर भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है, लेकिन कब? जब ये दो वाली सिचुएशंस, यानी ये एक्सेप्शंस हैं कि अगर पहले उसने कहा कि भाई ये क्राइटेरिया मीट होगा तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया मीट ना भी हो तो इन दो सूरतों में फिर भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है किस चीज की?
फॉर मीटिंग द रिकॉग्निशन, फॉर मीटिंग द क्राइटेरिया। ठीक है, कि इस क्राइटेरिया की ये एक्सेप्शन हैं कि अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता फिर इन दो केसेस के अंदर आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्या लिखता है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन ईदर, ठीक है, क्या द एंट्रीज परफॉर्मेंस इज कंप्लीट एंड सब्सटेंशियली ऑल द कंसिडरेशन इन द अरेंजमेंट हैज बीन कलेक्टेड एंड इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, कि एंटिटी ने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है। ठीक है, सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियल का मतलब हम समझाने के लिए ये कह देते हैं कि जी 90+%, 95%, 90%, and substantially all the consideration in agreement has been collected, मुझे ये सारे पैसे आगे हुए हैं या तकरीबन सारे आगे हुए हैं, and is non refundable, फिर चाहे ये कंडीशन पूरी नहीं भी हो रही तो फिर भी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड नंबर 2, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, कि जी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्मिनेशन की कोई क्लॉज हो कि जी इधर पार्टी को टर्मिनेशन का राइट दिया जाए कि जी आप इतने महीनों तक टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे आपके आगे होंगे वो आपको वापस नहीं होंगे। अब जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा। वो कहता है जी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। अब उस वक्त एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। कहता है कि कब, जब टर्मिनेशन की क्लास होगी और टर्मिनेट हो जाएगा और कंसिडरेशन जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी। तो ये एक्सेप्शन है कि ऊपर वाली क्लासेस अगर ना भी मीट हो रही हो तो फिर भी हम रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। आगे चलें, एग्जाम्पल उसने दी हुई है, ये देखें इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल जो है वो मुझे डिस्कस करनी पड़ेंगी। Avas agreed on 1st March 2017 to sell 5 cutting machines to Axiom Enterprises. Due to some deficiency in drafting the agreement, each party's right cannot be identified. ये देखें, ये वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही जो उसने लिखा हुआ था, each party's right can be identified. On 31st March 17, Mr. Avas delivered the goods and these were accepted by Axiom Enterprises. यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट एस्टेब्लिश नहीं हुए, लेकिन ऐसा होता है बिजनेस के अंदर कि जी काम हुआ, डिलीवर भी हो गया। आफ्टर 10 days of delivery, April 10, Axiom Enterprises made the full payment and the payment is non-refundable. Mr. West cannot identify each party's right, so revenue recognition should be delayed until Avas performance is complete. अब वो जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की वो कंडीशंस थी वो पूरी नहीं हो रही, अब क्या चीज पूरी हो गई है कि जो पेमेंट आ गई है नॉन रिफंडेबल और वो डिलीवर हो गई है, तब जाके रेवेन्यू, अब वो कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना, ईच पार्टीज राइट जो है वो स्टैब्लिश नहीं हुए, तो वो जो ऊपर वाली 5 कंडीशन है उनके हिसाब से तो ये होने चाहिए। अब नीचे वाली 2 कंडीशन जो एक्सेप्शन कंडीशन दी है उसके हिसाब से वो कहता है ये नॉन रिफंडेबल है। देयरफॉर मिस्टर वैस शुड रिकॉर्ड द रेवेन्यू 10th अप्रैल। ठीक है, कि उसे 10th अप्रैल को रेवेन्यू, ये आईएफआरएस मैंने पहले भी बताया, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग और अमाउंट ऑफ रिकॉर्डिंग दोनों चीजों की डिटर्मिनेशन करनी है। बाकी डिस्क्लोजर एक अलग बात है। ठीक है, एज इट इज द डेट ऑन विच परफॉर्मेंस इज कंप्लीट एंड नॉन रिफंडेबल पेमेंट इज रिसीव्ड। अगर ये परफॉर्मेंस कंप्लीट ना भी होती लेकिन एक टाइम पीरियड तय होता कि जी इस टाइम पीरियड तक किसी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है लेकिन कुछ जो पेमेंट दी हुई है वो नॉन रिफंडेबल होगी, तो फिर उस डेट को जाके क्या होगा जब वो टर्मिनेट करता है, लिहाजा वो अब वो नॉन रिफंडेबल पेमेंट जो है वो क्या है, उसका रेवेन्यू बन जाएगा। ठीक है, लिहाजा उसे हम क्या करेंगे, रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट कर लेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी हैज एन इनफोर्सेबल राइट टू टर्मिनेट अ होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जाहिर है वो कंडीशन ऊपर वाली पूरी नहीं हो रही। जब इफ ईच पार्टी हैज इनफोर्सेबल राइट टू टर्मिनेट, टर्मिनेट करने के इनफोर्सेबल राइट है उसको, होली अनपरफॉर्म के जो अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसको अगर मैं टर्मिनेट करने के मेरे पास राइट है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे उसकी भी उसने शॉपकीपर एग्री टू डिलीवर 10 कंप्यूटर्स to Vikas Enterprise within 3 months. As per the agreement, shopkeeper can cancel the contract anytime before delivering the computers.
In case of cancellation, shopkeeper is not required to pay any penalty to वकास enterprises. तो फिर उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आगे चलेंगे। A contract does not exist if each party, either buyer or seller, has an enforceable right to terminate. मैंने बताया आपको कि अगर उसके पास ये गड़बड़ नहीं होगी थोड़ी, ठीक है? नहीं सही है, ओके। Terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party. A shopkeeper can cancel contract without compensating वकास enterprises, so contract does not exist. ठीक है जी। लो जी, यहाँ तक हम लोग रहेंगे। कल इंशाल्लाह ताला, कल अब आप आज थोड़ा इसको जाके इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद कैश फ्लो के पीछे पड़ जाइएगा। आज का दिन रात, कल का दिन रात, ताकि परसों जब आपका कैश फ्लो का टेस्ट हो तो वो चैप्टर अच्छा तैयार करके रख लें। ये जो थोड़ा आज मैंने थोड़ा क्या काफ़ी आज पढ़ा दिया है, इसको अच्छे तरीके से घर जाके एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि परसों जब हम इससे अगली बातें करें तो ये हमारे बैक ऑफ माइंड पे हो और हम इसको आपस में रिकनसाइल कर सकें। जी मोहम्मद उमर। सर कमर्शियल सब्सटेंस को थोड़ा सा क्लियर कर दें। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है, आगे जाके इसको डिफाइन भी वो करेगा कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कमर्शियली कोई चीज जो है वो लेन देन होना हो। ठीक है, देखें आपके घर वाले आपको खाना देते हैं जब आप घर जाते हैं, तो सब्सटेंस तो वहां भी मौजूद है उस रिलेशनशिप के अंदर भी, लेकिन वो कमर्शियल नहीं है। ठीक है, आप सड़क पे चलते हुए कोई रुकावट आ जाती है, आप उसे उठा के हटा देते हैं, सब्सटेंस तो वहां भी मौजूद है लेकिन वो कमर्शियल नहीं है। आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं शाद अफरीदी से कि भाई आप हमारे स्टोर का आके ओपनिंग कर दो, वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आ जाता है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, तो वो कमर्शियल सब्सटेंस उस एक्टिविटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप वो चार्ज करता है तो फिर वही एक्टिविटी भी वही है, सारा कुछ वही है, उसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। ठीक है, सर मतलब कि उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या yes, नहीं, ये बात तय करती है। जी बिल्कुल, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है नहीं और बिजनेस का एलिमेंट उसके अंदर है कि नहीं। ठीक है, अच्छा सर, ये इसी एग्जांपल के अंदर ये कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट और नीचे कह रहा है अ शॉपकीपर कैन कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट। आगे उसने पूरा आपने पूछा, पूरा आपने पढ़ा नहीं है ना, वो वाकई कंफ्यूजिंग है जितना आपने पढ़ा है, उससे आगे पढ़ो जरा। A contract does not exist when if each party either buyer or seller has an enforceable right to terminate a wholly unperformed contract तो without फिर compensation। कहता है कि जी जब उनके पास इन्फोर्सेबल राइट हो उसको कैंसिल करने, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो नीचे भी वो यही इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है जी, अगर वो पहली लाइन पढ़ेंगे तो वाकई कंफ्यूजिंग है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। अल्लाह मियां आपको हमें अपनी ईमान में रखे। थैंक यू।